तो मुगल्स वेर नॉट द फर्स्ट डायनास्टी जो मुस्लिम्स थे और इंडिया में रूल करने आए थे। मुगल्स में अगर हम बाबर की बात करते हैं जो इनका फाउंडर होगा, मैंने आपको अभी बोला कि 3 स्टैंडर्ड्स होंगे हमारे, इसके अंदर हम इनिशियल फाउंडर्स की बात करेंगे जिसमें 2 नाम आते हैं, बाबर एंड हुमायूं। एंड देन रियल फाउंडर से एम्परर्स हम चालू करेंगे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। ये मिडिल पार्ट होगा जिसके अंदर सारा कंसंट्रेशन है। इसके बाद में हम लेटर मुगल्स करेंगे जहां पे बड़ा क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं होती, एक्सेप्ट इस आंसर को कि डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए, तब आपको इनको हैंडल करना आना चाहिए कि 11 नंबर के अंदर इन लोगों को लिखकर कैसे हम डिक्लाइन बताएंगे मुगल्स का। सो ये एलिमेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। सो पॉलिटिकल हिस्ट्री और कल्चरल हिस्ट्री, ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसके ऊपर आपको काम करना है, और कोशिश ये करना है कि यहां पर हमें कल्चरल डायमेंशंस को अच्छे से देखना है। कल्चरल डायमेंशन इन द सेंस कि कल्चर के खास तौर पे जो मटेरियल एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। वो आपसे ये नहीं पूछते इंस्टीट्यूट चेंजेस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज ड्यूरिंग मुगल पीरियड, वो नहीं पूछेंगे, वो अभी तक देखने में नहीं आया इस तरह का। ज्यादातर कल्चर जो हम हिस्ट्री के अंदर लेते हैं इट इज मटेरियल कल्चर, सॉन्ग्स क्या हैं, म्यूजिक क्या है, डांस क्या रहा, ड्रामा क्या रहा, लिटरेचर कैसा था, आर्किटेक्चर कैसा था, इसके ऊपर आपको कंपोजिट कल्चर की बात करना है। तो मेजर एस्पेक्ट होगा लैंग्वेज कौन कौन सी इवॉल्व हुई उसके ऊपर बात करना है। सो सबसे पहला कंसेप्ट जो यहाँ क्वेश्चन में आता है कि मुगल्स के टाइम पर सोशियो पॉलिटिकल क्या थी। दिस इज द फर्स्ट, पहला नोट्स का पहला पेज ही वही कि पॉलिटिकल सिनेरियो में अलग अलग एरिया में कौन लोग राज करें। क्यों ये सवाल आता है? क्योंकि अगर बाबर इंडिया पर आ रहा है, बाबर के सामने कॉन्फ्लिक्ट कौन कौन खड़ी कर सकता है या उसके चैलेंजेस कौन से हैं, उसके फॉरेन पावर्स कौन से हैं। इंडिया को इंडिया मत समझना, अब यहाँ फॉरेन पावर्स हैं। बाबर की अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो वो हम अभी करेंगे। तो इस टाइम पर जब ये आ रहा है तो दिल्ली उस टाइम पर लोधीज के पास है, दोज वेयर अफगान्स। इब्राहिम लोधी राज कर रहा है, जो फाइनल हमने दिल्ली सल्तनत के अंदर देखा था। पंजाब में दौलत खान गवर्नर है, एसोसिएटेड है और ये लोधी डायनास्टी से रिलेटेड है, एंड ही वाज अगेंस्ट इब्राहिम लोधी। धनानंदा नाम के एक राजा हुए और धनानंदा के जब राजपाट चल रहा था तो उनके पास चाणक्य नाम के एक गुरु पहुंचे थे, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। उन्होंने उनको मिसट्रीट किया था और भगा दिया था, और यही वाला काम इब्राहिम लोधी ने दौलत खान लोधी के साथ किया था। सब दौलत खान लोधी भी चिढ़ गए थे उसी तरह से जिस तरह से या चिढ़ गए थे। तो चाणक्य महोदय ने चंद्रगुप्त मौर्य को हाईलाइट किया था। दौलत खान लोधी किसी को नहीं ले आ सकते थे क्योंकि खुद राजा थे और शिक्षक नहीं थे, तो वो किसी को बना नहीं सकते थे, खुद बने हुए थे। सो ही इनवाइटेड अ टाइगर, बाबर। तो दौलत खान इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। ये दौलत खान या ये दौलत लोधी वो दौलत खान लोधी नहीं है जो हमने बीच में एक नाम पढ़ा था जिसके बारे में मैंने स्पेसिफाई किया था, आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तिमूर। सो बंगाल अफगान्स के हाथ में है और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर यह टूट चुका है और यहाँ के शासन करते हैं नुसरत शाह। जौनपुर अगेन जलाल खान लोधी, अगेन लोधी अफगान्स हैं, इन्होंने अपने अलग डायनास्टी डेवलप कर ली थी। बिहार के अंदर भी अफगान डायनास्टी रूल कर रही है, दैट इज दरिया खान। गुजरात अलग अलग हो चुका है 1401 के अंदर एमबीटी के टाइम पर, और यहाँ पर अलग अलग बेसिकली गुजरात की जो हिस्ट्री रही है, गुजरात की रीजनल हिस्ट्री बहुत पावरफुल रही है, चाहे वो पहले की हिस्ट्री हो चाहे वो मेडिवल पीरियड के अंदर। तो गुजरात सल्तनत बहुत पावरफुल सल्तनत हुई थी। देन मेवाड़ राणा संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा के नाम से जाना जाता है। मालवा मेदिनी राव इस टाइम पर राज कर रहे हैं। बेसिकली मेदिनी राव या मेदिनी राय का एक बहुत छोटा सा टाइम पीरियड आता है जो मालवा सल्तनत, दैट इज मांडू की जो सल्तनत का हेडक्वार्टर्स था, उसके अंदर छोटे से टाइम पीरियड के अंदर मेदिनी राय राजा बनते हैं। देन सिंध के अंदर शाह हुसैन है। कश्मीर सल्तनत से अलग हो चुका है और यहाँ पे कंफ्यूजन चल रहा है बहुत तगड़ा। खानदेश तिमूर के इन्वेजन के बाद आजाद हो गया था। देन डेक्कन के अंदर बहमनी और विजयनगर है जो एमबीटी के टाइम पर अलग हुए थे, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बहमनी 5 हिस्सों में बढ़ चुका है और साइमल्टेनियसली विजयनगर के साथ इनकी आपस में लड़ाइयां चल रही हैं। सो ये पॉलिटिकल कंडीशन थी। सोशल कंडीशन के अंदर यहां पर 2 को एग्जिस्टिंग सोसाइटीज एक साथ रहती थी अकॉर्डिंग टू लीनपूल, हिंदूज एंड मुस्लिम्स।
देन कास्टिज्म था, सती थी, चाइल्ड मैरिजेस थे, पर्दा सिस्टम था, ब्लाइंड फेथ था, इस तरह के सोशल लेवल पूरी सोसाइटी में थे, न सिर्फ हिंदूज के अंदर। गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, प्लेजर लविंग मुस्लिम सोसाइटी के अंदर आ चुका था। देन एक दूसरे की कमियां निकालना, एक दूसरे से झगड़े करने का काम चल रहा था। भक्तिज्म और सूफीज्म अपनी पीक पर था। ये साइमल्टेनियसली सोसाइटी को इंप्रूव करने का काम कर रहे थे। इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर डॉक्टर एस आर लिखा है, शायद आर एस शर्मा है वो, डॉक्टर आर एस शर्मा के हिसाब से हीवर्स ऑफ वुड एंड ड्रॉअर्स ऑफ वाटर, यानी लोएस्ट कैटेगरी के जो मीनियल वर्क्स होते थे उसके अंदर हिंदूज थे। एवरी न्यू पर्ल दैट कम टू डेकोरेट द रॉयल थ्रोन वॉज नथिंग बट द लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड स्क्वीज्ड आउट ऑफ द पुअर वीपिंग जेंट्री। ये आमिर खुसरो लिखते हैं कि गरीब इंसान का आखिरी खून का कतरा लाके मोती, कतरे को मोती में कन्वर्ट किया जाता था। देन हायर टैक्सेस थे, एग्रीकल्चर के ऊपर थोड़ा सा एनकरेजमेंट था, आर्ट्स, क्राफ्ट, ट्रेड और कॉमर्स तगड़ा था। नाउ नोट्स के ऊपर आप देख लीजिएगा, अलग अलग टाइम पर मैंने अलग अलग बातें की हैं, इसको कहानी के तौर पर सुनना बहुत अच्छा है, आसान है। इमेजिन कीजिए कि एक 11 साल का लड़का है जिसके पिताजी, उनका जो हेरिडिटरी लीनियज है, पिताजी की तरफ से वो तिमूर लंग को बिलोंग करते हैं और माताजी की तरफ से वो चिंगिस खान को बिलोंग करते हैं। चिंगिस खान 998 के आसपास, सॉरी नॉट चिंगिस खान, उस टाइम पर गजनी आया था, टर्क, जो फर्स्ट अटैक हमारे पास होता है, और उसके बाद में चिंगिस खान का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो टर्क्स ऑलरेडी पहले मौजूद थे, मंगोल्स बाद में अटैक करना चालू करते हैं। तो टर्को मंगोल ब्लड का खून होता है जिसका नाम है बाबर। 11 साल की उम्र के अंदर ये अपने पिता को खो देता है और इसके इमीडिएटली बाद में इसके चाचा और इसके मामा इस पर अटैक करते हैं, ये दोनों को हराता है। ये रहता था फरगना नाम की जगह पर। फरगना इज नॉर्थवर्ड ऑफ अफगानिस्तान और एक वैली है पहाड़ों के बीच में जहां पर ये अपना राजपाट संभालते थे, एक वैली के अंदर। इनके पिताजी की ओरिजिनल सीट समरकंद हुआ करती थी और समरकंद पर इसकी नजर थी कि मेरे पिताजी का है, मैं इसे जीतूंगा। बाबर पहला इन्वेजन करता है समरकंद का और समरकंद को जीत लेता है। बट चूंकि वो ऐसा इलाका है जहां विंटर्स बड़े सीवियर होते हैं, बर्फबारी बहुत होती है, तो बर्फबारी की वजह से इसकी जो ओरिजिनल सीट थी, दैट इज फरगना, वो इसके हाथ से निकल जाती है। इसकी तक खबर पहुंचती है कि साहब फरगना हाथ से निकल गया। तो समरकंद से अपनी आर्मी लेकर ये चलता है, फरगना को जीतता है, फिर फरगना में रुकता है, तब तक पता चलता है कि साहब समरकंद आपके हाथ से निकल गया। सो दैट प्रूव्स कि बच्चा है, उसके अंदर एक वैलर बहुत है, यानी लड़ने की क्षमता बहुत है, लीड करने की क्षमता बहुत है। इन अदर सेंस मिलिट्री जनरलशिप जो है वो बहुत तगड़ी है। बट वहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उसका काम नहीं था। अगर एडमिनिस्ट्रेशन तगड़ा होता तो समरकंद और फरगना दोनों हाथ से नहीं निकलते। जब समरकंद हाथ से निकल गया तो फिर से अगला एक्सपीडिशन करता है, वापस से समरकंद को जीतता है, अगेन फिर से बर्फबारी हो जाती, रास्ते बंद हो जाते हैं, फरगना फिर हाथ से चला जाता है। सो व्हाइल ही वाज इन ट्रांजिट, समरकंद से फरगना जा रहा होता है, साथ से समरकंद भी चला जाता है। तो 2 बार समरकंद जीता, अपनी फरगना की सीट को भी खो देता है और समरकंद भी हार जाता है। नाउ ये एक खाना बदोश की जिंदगी गुजारना शुरू करता है। खाना बदोश यानी एक माइग्रेंट, कोई टेरिटरी नहीं है, एक कबीला है, एक फोर्स है जिसके साथ ये मूव करता था पूरी फैमिलीज के साथ। तो पूरा कबीला एक ट्राइब के तौर पे मूव करता है। वहां पर कहीं पर इसको पुरानी कहानियां किसी ने सुना दी होती हैं कि तिमूर ने इंडिया पे अटैक किया था और इतनी बड़ी टेरिटरी के ऊपर वो राज करता था। ये चीज इसके दिल में बस जाती है। तिमूर का अटैक कौन सी ईयर का है मैडम? मैडम 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 1398-99 जो तुगलक्स का एंड है। 1401 के अंदर क्लियर हो जाती है चीज कि हाँ अब खत्म होना है, और उसी में मालवा सल्तनत बनती है और उसी के अंदर खानदेश डेवलप होता है उसके आसपास वाले पीरियड में। एनीहाउ, सो तिमूर लंग कब आया था? ऑलमोस्ट 1400। अब ये बात हो रही है हमारी 1500s की, यानी 100 साल से ऊपर हो चुके। तो कहानियां जो हैं वो लेजेंड में बदल गई। हिस्टोरिकल एविडेंसेस धीरे धीरे बहुत बड़े हो जाते हैं। तिमूर का नाम इंटरनेशनल हिस्ट्री में बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ वो बट इंटरनेशनल हिस्ट्री के अंदर जहां पर ये नहीं देखा जाता है कि आज क्या है, उस टाइम की हिस्ट्री के अंदर ही हैड अ लार्ज एम्पायर। तो उस फीलिंग को बिलोंग करते हुए, उस फीलिंग को दिल में रखते हुए ये कॉन्क्वेस्ट करने की इच्छा रखता है। अफगानिस्तान के अंदर काबुल एक सिटी स्टेट है। काबुल सिटी स्टेट के अंदर इंटरनल टर्मोइल चल रहा है और यह भैया को खबर लगती है कि काबुल इस समय ऐसा पका हुआ फल है जिसे तोड़ा जा सकता है।
ये काबुल पे अटैक करता है, काबुल जीत लेता है। जीतने के बाद आसपास की टेरिटरीज के ऊपर ये इन्वेड करता है, जीत जाता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जो फरगना और समरकंद वाला मामला करती हैं। वापस आ जाता है काबुल तो पता चला वो किला वापस चला गया, फिर जाता है, फिर जीतता है, फिर आ जाता है, फिर वो किला चला जाता है। सो एस्टैब्लिशमेंट यानी एक कंक्रीट फाउंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। ट्राइबल था, वॉरलॉर्ड था, इन्वेजन करना जानता था, बैटल करना जानता था, पढ़ा लिखा था, खतरनाक स्कॉलर था, म्यूजिशियन था, सिंगर था, डांसर था, खतरनाक था। इसने ये लिखा है कि मैंने ऐसी कोई नदी नहीं है जिसे क्रॉस नहीं किया है, सारी नदियां उसने तैर के क्रॉस करी थी। तो ही वॉज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, इसलिए इसको नाम दिया है हिस्टोरियंस ने सोल्जर स्कॉलर। इसने तुर्किश लैंग्वेज के अंदर तुजुक बाबरी नाम की किताब लिखी है जो इसकी ऑटोबायोग्राफी है, जहां पर ये हर चीज को एक्सप्लेन करता है। तो ही वॉज अ सोल्जर, ही वॉज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो अब इसके सामने अफगानिस्तान वाला मामला है, ये अफगानिस्तान जीतता रहता है और अफगानिस्तान के साथ साथ ये नॉर्थ पंजाब की तरफ अटैक करना शुरू करता है जो पाकिस्तान का हिस्सा है। प्लेन्स जहां से शुरू होते हैं इंडस की वैली में, जब ये उस एरिया में आता है तो ये पहुंच जाता है भटिंडा तक। और भटिंडा आज मॉडर्न इंडिया के अंदर है। भटिंडा तक जब ये पहुंच जाता है तो वहां पर राजपूत राजाओं का या लोधी राजाओं का राज चालू हो चुका है। इस टाइम पर दौलत खान लोधी और राणा सांगा मिलकर इसे इनवाइट करते हैं और म्यूचुअल ट्रीटी करते हैं कि आप आ जाओ, आप जीत लेना। इन लोगों के मन में यह था कि ये चूंकि तिमूर का वंशज है तो आएगा और लूट के चला जाएगा। भैया आते हैं, लूटपाट मचाते हैं और जो ट्रीटी थी उसका पालन नहीं करते हैं। दौलत खान लोधी के साथ मिलकर ये अटैक करते हैं। अल्टीमेटली ये दौलत खान लोधी को भी हरा देते हैं और टपका देते हैं, आगरा के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। एक रीजन इनको देना था राणा सांगा को, राणा सांगा को ये ट्रीटी में देते नहीं है और यहां से कन्फ्लिक्ट चालू होती है। तो 1526 की लड़ाई, 1526 की पहली लड़ाई है पानीपत फर्स्ट। पानीपत फर्स्ट के अंदर बाबर की फोर्सेस एक तरफ हैं और सामने किसकी फोर्सेस हैं? इब्राहिम लोधी, द लास्ट लोधी रूलर रूलिंग फ्रॉम आगरा और दिल्ली। आगरा और दिल्ली, शाबाश। क्यों आगरा? दिल्ली से कैपिटल किसने शिफ्ट करी थी? शाबाश, सिकंदर लोधी ने। आगरा को बनाया गया था ताकि साउथ इंडिया के ऊपर कंट्रोल किया जा सके और वहां पे माउंटेनियस रिजेस अच्छी थी तो सिक्योरिटी अच्छी होगी, तिमूर जैसा अटैक नहीं हो पाएगा। सो आगरा कैपिटल थी। अब जीतने के पीछे कारण क्या था? पहली चीज, कैसे जीत गया? कहा जाता है कि इब्राहिम लोधी के पास 1 सवा लाख की फोर्सेस थी, बट वो वाली फोर्सेस थी जो स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, वो बुलाई गई थी। फोन करा, भाई 25 भेज देना, 50 भेज देना, 500 भेज देना, वो वाला काम था। तो दे वेयर काइंड ऑफ मर्सिनरीज। बाबर की फोर्सेस नॉन स्टॉप फाइट कर रही हैं जब से वो 11 साल का है। दे वेयर एक्सपर्ट वॉरियर्स, वो हॉर्सबैक राइडर्स थे जो बाद में इंडिया में आके खत्म हो जाएगा वो वाला कंसेप्ट। दे वेयर वेरी फास्ट। मंगोल्स अटैक हुए थे, याद करना, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, तुगलक्स के टाइम पे, जिनके फियर फैक्टर की वजह से कैपिटल को शिफ्ट करने का प्लान किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, वो मंगोल्स थे। सो मंगोल्स वेयर अ फियर्स फोर्स जो इस टाइम पर डिक्लाइन हो चुकी है एंड ही हैड दोज ट्रेड्स। टर्किश ट्रेड्स भी हैं, मंगोल ट्रेड्स भी हैं और इसके पास एक टेक्निक है जिसे कहा जाता था उलूगामा। बैटल टेक्निक होती है, उज्बेकिस्तान की है उलूगामा। और साइमल्टेनियसली चूंकि ये मंगोल्स के साथ जुड़ा हुआ था और मंगोल्स ने उस टाइम पे चाइना पे कब्जा कर लिया था और चाइना से ये लोग बारूद का यूटिलाइजेशन करना सीख गए थे। सो बारूद का इस्तेमाल करता है बाबर फॉर द फर्स्ट टाइम बहुत बड़े पैमाने पर, नॉट फॉर द इंडिया। इंडिया में पहले साउथ इंडिया के अंदर लड़ाई में यूज हो चुका है बारूद। तोपों का इस्तेमाल करता है, इसके तोपची हुआ करते थे। नाउ फ्लैंकिंग करने का सिस्टम, यानी बीच में तोपे रखना, तोपे रखने के बाद फिर उसके आसपास बैरिकेड्स लगाना, आसपास की फ्लैंक्स करना, ये टेक्निक्स ये पहली बार ले आता है, विच वेयर मच 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 मोर बेटर। इब्राहिम लोधी मार दिया जाता है, पानीपत फर्स्ट ये जीत लेते हैं। सो 1526 की लड़ाई होती है पानीपत फर्स्ट। 3 पानीपत की लड़ाई है, 1, 2, 3। पहली बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। अब बाबर पहुंचता है दिल्ली और आगरा पे कब्जा करता है एंड ट्रीटी नहीं करता। लोधीज यहां से हट जाते हैं। उम्मीद क्या थी कि ये भाग जाएगा वापस, ये वापस चला जाए, क्योंकि ये रेड मारता था वापस काबुल पहुंच जाता था, तो लोगों को ये लगता था कि वो इसका सेंटर काबुल है तो ये काबुल ही रहेगा। बट ये अपने आप को यहीं एस्टैब्लिश कर लेता है। तो जब राणा सांगा को ये लगता है कि यार ये काम अब नहीं हो रहा है तो अब क्या करें, तो राणा सांगा
अफगान डायनास्टी के जो बचे हुए लोग थे उनके साथ मिलते हैं, बंगाल बिहार के अफगान उनके साथ आते हैं, मेदिनी राय जिनको राणा सांगा ने राजा बनवाया था मालवा का, वो फोर्सेस इसके साथ थी, प्लस हसन मेवाती करके एक बंदा था जो राजा था राजस्थान का। बहुत बड़े बड़ी फोर्सेस इकट्ठा होती हैं। सो सेकेंड बैटल 1527 की खानुआ की बैटल है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पैन नॉर्थ इंडिया की फोर्सेस हैं। ये सिर्फ एक डायनास्टी की फोर्स नहीं है, एक किंगडम की फोर्स नहीं है, ये कॉन्ग्लोमेरेट है। ये भी इसमें कहा जाता है कि यहां पे फिर से वही काम था, 1.25 लाख की फोर्सेस थी। बाबर की फोर्स जब पानीपत में थी तो 12-14 हजार के आसपास थी। एग्जैक्ट फिगर लिखने की जरूरत नहीं, पढ़ लेना वो कहीं पे भी, जो भी जहां पे भी आए। सो टेक्निक वही इस्तेमाल करता है, लेकिन इसको ये लग जाता है कि अब जो फोर्स हम फेस करने जा रहे हैं वो सिस्टमैटिक मिलिशिया फोर्स है और वो ट्रेन्ड फोर्सेस हैं, एंड दे हैव एन ऑब्जेक्टिव विद देम कि हमें इसको हराना है। अभी ये था इनविटेशन था, बाकी सब लोग साथ नहीं दे रहे थे। सो 1527 के अंदर बाबर पहुंचता है और एक पहाड़ी पर अपना डेरा डालता है। उसका नाम था सीकरी नाम की जगह पर ये अपना डेरा डालता है। वहां से खानुआ थोड़ी सी दूर पर है। इन लोगों की आपस में बैटल शुरू होती है। बैटल शुरू होने वाली पहले रात के अंदर इसका एक ज्योतिष था। वो ज्योतिषी बोलता है कल तुम मर जाओगे, सब लोग मारे जाओगे। बाबर सनक जाता है। बाबर तलवार निकालता, उसकी गर्दन काट देता है। ट्यूं। अब वो ट्यूं कर दिया और फिर कसम खाता है और सबको भड़काता है। अब धार्मिक उन्माद पैदा करता है, जबकि ये बहुत अच्छे से मालूम है कि सामने हिंदू मुस्लिम कंबाइंड फोर्सेस हैं। बट जिहाद का नारा देता है और ये बोलता है कि हम लोग यहाँ मरने के लिए आए हैं या मारने के लिए आए हैं, हम यहाँ जीतने के लिए आए हैं, मरेंगे तो नाम होगा। सो जिस तरह से उसकी स्पीच थी, उस स्पीच से खतरनाक मोटिवेशन आ जाता है। 12-14 हजार की फोर्सेस पुरानी हैं। अब यहाँ एक कंसेप्ट आता है, कहने को तो 12-14 हजार है, लेकिन ये दिल्ली और आगरा जीत चुका है, वहां की फोर्सेस भी इसके साथ होनी चाहिए। बट नेचुरल है भाई, आप जीत चुके तो वहां की फोर्सेस आपके साथ होंगी। बट हम यही मानते हैं, ठीक है चलिए, फिर भी 1:2 का रेशियो रहा, 1:3 का रेशियो रहा, बट फिर भी बाबर की फोर्सेस कम थी। अगेन उलुगामा टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन यहां पर ये आसपास के सारे गांवों की बैलगाड़ियां इकट्ठी कर लेता है, गाय ढोर इकट्ठे कर लेता है। और जब बैटल शुरू होने वाली होती है उस टाइम पर इनकी फ्लैंकिंग करके, इनकी रोज बना के उसमें आग लगा देता है। दैट इज उलुगामा टेक्निक कि अब आप वहां से अटैक नहीं कर सकते, हाथी भागेगा। हाथी को जनरली जो हाथियों के युद्ध होते थे, हाथियों के लिए लड़ाइयां होती थी, उसके पीछे उनको शराब पिलाई जाती थी, नशे में धुत कर दिया जाता था और फिर महावत उसको लेके चलता था ताकि वो रौंदता हुआ चले, उसको इंजरी भी हो तो उसको असर नहीं हो। तोपों की गड़गड़ाहट हाथियों के लिए एब्सोल्युटली नहीं थी। तो यही काम पानीपत में भी हुआ था। जब हाथी चल रहे थे तो तोपों की वजह से हाथी डिसबैलेंस हो गया, बोले ये क्या हो रहा है। और हाथी उस तरह का जानवर है जिसकी साउंड गैदर करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। डेजर्ट्स के अंदर भी हाथी चलते हैं, अफ्रीकन डेजर्ट के अंदर, और वो अपनी सूंड की थाप मारते हैं जमीन के ऊपर। सो हाइड्रोलॉजिकल जो भी रिजर्वायर होता है वहां की रेजोनेंस को पकड़ के पानी की तरफ मूव करते हैं। सो दे हैव दैट काइंड ऑफ, हम लोगों का 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है, उनका बहुत ज्यादा है। सो हाथी यहाँ पागल हो जाते हैं, बौरा जाते हैं। एनी हाउ बाबर इसमें भी जीत जाता है। राणा सांगा यहाँ से हट जाते हैं, घायल हो जाते हैं। राणा सांगा के बारे में कहा जाता है ही वॉज अ विक्टर ऑफ 100 बैटल्स, 100 बैटल्स के विजेता थे। राणा सांगा जब यहाँ से हट जाते हैं तो कुछ लोग लड़ते रहे, बाकी सब भाग जाते हैं। अफगान फोर्सेस भाग जाती हैं। मेदिनी राय जिनको इन्होंने राजा बनाया था, मालवा के सुल्तान थे, वो भी भाग जाते हैं। अब बचा कौन? फोर्सेस थोड़ी बहुत जो भी बची, ये जीत जाता है। इसके बाद बड़ी टेरिटरी आ जाती है, सक्सेस हो जाती है। अगला ये एक्सपेडिशन करता है मेदिनी राय के ऊपर, क्योंकि साउथ के अंदर बुंदेलखंड वाला रीजन लगता था। सो रायसेन वाला बेल्ट है, चंदेरी वाला बेल्ट है, ये पूरा बेल्ट नॉर्थ मालवा का हिस्सा लगता था, जो उस टाइम पे मालवा सल्तनत की बाउंड्रीज हुआ करते थे। मेदिनी राय पे अटैक होता है, मेदिनी राय मार दिए जाते हैं। वो मामूली सी बैटल थी उनकी और फौरन हार जाते हैं। मेदिनी राय के बाद में घग्गर की एक नदी है, उस घग्गर की नदी के किनारे अफगान वापस इकट्ठा होते हैं। अफगान फोर्सेस अभी भी हैं, वो हटी नहीं है, वो डिसवेड नहीं हो रही हैं, वो अपने पावर को इकट्ठा करती हैं। और फाइनल बैटल होती है अगले साल, दैट इज 1529। तो हर साल उसकी एक बैटल है। 26 पानीपत, 27 खानुआ, 28 चंदेरी, 29 इसमें इसका सबसे बड़ा वाला जो पुत्र था दैट इज हुमायूं, वो बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि अब बचने की संभावना नहीं है, इसका सीआरपी बहुत बढ़ गया है। हंसो मत यार। तो वो भैया जो है वो इसके पलंग के चारों ओर चक्कर काटते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे प्रिय पुत्र को जिंदगी दे दे और मुझे उठा ले। तो ईश्वर भी सुन लेता है।
हुमायूं ठीक हो जाता है। हुमायूं का मतलब होता है लकी, भैया ठीक हो गए, और ये भैया ट्यों हो गए। सो जब ट्यों होने वाले थे, मरने वाले थे, तो बाबर भैया बोल के जाते हुमायूं भैया से कि बेटा अपने भाइयों का ध्यान रखियो, भाईचारे में रहियो। सो हुमायूं अपने बाप की बात को मान के चलता है। इसके 3 भाई और थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल। सही है ना? हाँ, इधर उधर तो नहीं हुआ मैं? ठीक है, कहानी में कई बार हो जाते नाम है। सो सबको ये अपनी अपनी एक एक जगह दे देता है कि भैया यहाँ के गवर्नर तुम, यहाँ के गवर्नर तुम, यहाँ के गवर्नर तुम। बाबर जब यहाँ पे फोर्सेस लेकर चल रहा था तो हमने कितनी बैटल्स देखी? 4। इसमें अफगान बहुत सारे, बिहार में भी अफगान है, जौनपुर में भी अफगान है, बंगाल में भी अफगान है, पंजाब में भी अफगान है। तो अफगान फोर्सेस बहुत सारी बाबर की फोर्सेस के साथ मिल चुकी थी। इसमें एक बंदा था जिसका नाम था फरीद खान। बाबा फरीद वहां के हैं, पंजाब के बहुत बड़े सूफी संत हैं, बहुत बड़ा नाम है बाबा फरीद का। उनकी एक बहुत अच्छी चीज लगती है, मिट्टी के ऊपर उन्होंने एक पोयम कही है, पंजाबी की है, कि मिट्टी में मिट्टी मिल जाते फिर भी मिट्टी पे घमंड करते हो, उस तरह की। उसको कभी मिल जाए तो उसको पढ़ना या सुनना। उसको अच्छे से किसी ने रिसाइट नहीं किया इसलिए मजा नहीं आता, लेकिन पढ़ना उसको। मिट्टी क्या, मिट्टी को कितनी तरह से लिया जाता है। तो बाबा फरीद इज अ वेरी वेरी ह्यूज नेम। सो फरीद बाबा किसके साथ आ गए? अब बाबर के साथ, बाबर के साथ आ चुका है, अफगान है। तो फरीद बाबा, अब याद करना, स्टार्टिंग में हमने बात करी थी इसकी, क्या नाम था? चंद्रगुप्त की। सो चंद्रगुप्त ने अलेक्जेंडर की पॉलिसीज को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया था और उसने वो युद्ध का कौशल सीख के इस्तेमाल किया था। तो फरीद भी बाबर की स्टाइल्स को सीखना चालू कर देता है, जो टेक्निक्स थी उनका इस्तेमाल करना चालू कर देता है। बाबर इसे ताड़ जाता है कि ये आदमी सही नहीं है। तो इसके पहले बाबर उसके ऊपर एक्शन ले, फरीद भैया भाग जाते हैं और भाग के पहुंचते हैं बंगाल और बिहार वाले बेल्ट में। वहां पे 2 नवाब थे, 2 सुल्तान थे, जो भी थे। उनके यहाँ वो जागीरदार हुआ करते थे पुराने, तो जागीरदार लोग नौकरी करने पहुंच जाते थे। राजा लोग बड़े राजाओं के नौकरी करा करते थे, ये वाला कंसेप्ट था, सिंपल कंसेप्ट था। सो फरीद भैया वहां पर एक राजा के पुत्र के टीचर बन जाते हैं। एक राजा की डेथ हो जाती है, ये उसके रीजेंट बन जाते हैं और अल्टीमेटली शासन हाथ में ले लेते हैं। और दूसरे राजा को, जो बिहार के बंगाल के दोनों जो अफगान थे, उन दोनों को हरा देते हैं और बिहार और बंगाल की टेरिटरी कब्जा लेते हैं। ये वो टाइम पीरियड है जब हुमायूं राजा बन चुका है। अब हुमायूं के पास खबर आती है, हुमायूं भैया चूंकि लकी थे, किस्मत वाले थे, तो हुमायूं भैया जो है वो दिन भर अपने हरम में रहते थे, दिन भर अफीम के नशे में रहते थे। टोबाको नहीं थी। क्यों नहीं थी टोबाको उस टाइम? पोर्चुगीज लाए थे। सो अफीम वॉज अ बिग थिंग। सो अफीम के नशे में भैया दिन भर हरम में, दिन भर खबर आती है कि साहब बिहार और बंगाल के अंदर लफड़ा चल रहा है, फलाना किला इस फरीद खान ने जीत लिया है। फरीद खान जब गवर्नरशिप में थे तो वहाँ के नवाब के सामने उन्होंने एक शेर को हाथों से मारा था। तो वहाँ का जो राजा था, नवाब था, उसने उनको टाइटल दिया था, यार आज से तुम शेर खान हो। अब वो शेर खान कब्जा कर लेता है और एक किले के ऊपर लेकर बैठ जाता है। हुमायूं भैया अपने लाव लश्कर के साथ चलते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। उसके आने के पहले फरीद बाबा सारा खजाना लेके, सब कुछ लेके चंपत हो जाते हैं। हुमायूं भैया वहाँ पहुँचे, अब पहुँचे थके हुए हैं यार, लकी इंसान है, वहाँ फिर बैठे हुए हैं। उनको खबर आती है कि उनके हाथ से मालवा चला गया, मालवा वॉज कैप्चर्ड बाय गुजरात। तो वहाँ से वो चलते हैं, मांडू पहुँचते हैं। मांडू है, मांडू इज मांडू सिटी ऑफ जॉय। तो भैया मांडू में बैठे हुए। फिर खबर आती है कि फरीद बाबा ने फिर से पंगा कर दिया है, तो फिर यहां से जाते हैं। फिर वहां से फरीद बाबा गायब हो जाते हैं। फरीद इनिशियली इससे नहीं भिड़ता, फरीद अपने आप को, या शेर खान अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाता रहता है। अल्टीमेटली गंगा नदी के किनारे डेरा डलता है इनका। एक तरफ फरीद का कैंप है और दूसरी तरफ हुमायूं का कैंप है। रात को बाढ़ आ जाती है। हुमायूं भैया चूंकि लकी थे, ये भी मान के चल रहे थे कि सारी फोर्स भी लकी होगी, तो लोअर साइड में थे, ये बह गए। फरीद भैया ऊपर थे, उन्होंने अटैक कर दिया, बाढ़ में अटैक कर दिया। ये भागते हैं, भाग जाते हैं, भाइयों को इकट्ठा करते हैं व्हाट्सएप मैसेज पर कि जल्दी आओ। भाई लोग बोलते हैं मैं जाता हूँ, बोलते नहीं तेरे शक है तेरे पे, तू जाएगा तो तू जीत जाएगा, फिर मुझे मार देगा, मैं ही जाऊँगा। फिर से ये निकलते हैं, फिर गंगा किनारे पहुँचते हैं। एक तरफ फरीद बाबा, एक तरफ फरीद, और इनके आपस में कैंप लगे रहते हैं। और फरीद इनकी आसपास की सारी चैनलिंग काट देता है, कम्युनिकेशन के जितना नेटवर्क था वो सब खत्म कर देता है। इसके बाद रसद नहीं आती, फिर बाढ़ आ जाती।
बता तो सिर्फ तुम लकी हो ना यार। अब फरीद बाबा अटैक फिर से करते हैं। अब यहां से ये भागते हैं और इनके पिताजी के दोस्त के साथ, जिनका नाम था, नहीं अभी बुंदेलास की बात नहीं, अभी नहीं। हाँ क्या नाम है? बैरम खान। सो बैरम खान इनको लेकर भागता है और भागते भागते राजस्थान पहुंचता है। अब चूंकि शेरशाह के पास उनकी बीवियां कब्जे में हरम में, तो पहले तो पैक करके वापस पहुंचा दी थी, दूसरी बार ये भाग रहे थे तो करते हैं। और आजकल वो पाकिस्तान में चला गया हिस्सा, कौन सी जगह है? अकबर के जन्म कहाँ हुआ था इसमें देखो, हुमायूं में लिखा है मैंने, कौन सा फोर्ट है वो, एकदम से नाम उतर गया। खैर अकबर का जन्म होता है वहाँ पे, राजस्थान की, नहीं होशियारपुर नहीं। सो वहाँ से ये पहुँचता है शाह ऑफ पर्शिया के पास, हुमायूं, और वहाँ पर एक ट्रीटी करता है। उसकी शर्तें थी कुछ हुमायूं के साथ। पहली शर्त ये थी कि तुम शिया बन जाओ, क्योंकि जो बैरम भैया थे वो शिया थे। और दूसरी शर्त ये थी कि जो मुगलों के पास कांधार नाम का शहर था वो उन्हें चाहिए था। कांधार एक, अगर आप ज्योग्राफिकल मैप देखोगे, फिजिकल मैप देखोगे तो पता चलेगा कांधार एक प्राइम जगह पर है जहां पे प्लेन्स शुरू होते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स जाते हैं वहां से। कांधार वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये दो एस्पेक्ट्स होते हैं और हुमायूं वापस से लड़ना चालू करता है। अकबर पैदा हो गया था। अब अकबर का, इसका हुमायूं का एक भाई था कामरान अस्करी और हिंदाल। तो एक भैया इनके टेंट पे अटैक करते हैं और अकबर को किडनैप करके ले जाते हैं। अकबर बच्चा किडनैप हो गया। इसका ये मतलब नहीं है कि अकबर सबसे बड़ा है। अकबर के बहुत सारे सौतेले भाई और हैं जो उससे बड़े हैं, लेकिन वो कहाँ हैं? वो इधर उधर कब्जे में हैं, अभी इसके साथ नहीं है। तो अभी इसके साथ कौन चल रहा है? हुमायूं के साथ अकबर। अकबर के साथ पूरी फोर्स है टीचर्स की, लेकिन अकबर पढ़ता नहीं था। ये तुम मत समझना कि अकबर बनना है आपको, ठीक है? अकबर और अलाउद्दीन खिलजी दोनों अंगूठा छाप है, बट खतरनाक है दोनों। उसकी ट्रेनिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो हुमायूं के साथ भी चलते थे, हुमायूं के टीचर्स भी थे। बाबर के साथ बहुत सारे स्कॉलर्स चला करते थे, हुमायूं के साथ चलते थे। हुमायूं ने इन लोगों के बच्चों की एजुकेशन के लिए सारी चीज़ें कर रखी थी। ये लिटरेचर पढ़ाएगा, ये लैंग्वेज पढ़ाएगा, ये आर्ट्स का है, ड्रामा का है, डांस का है, ये पेंटिंग का है। तो बचपन से वो चीज़ें ज़रूर थी, बट अकबर को तलवार चलाने में और जानवरों को तंग करने में ज़्यादा मज़ा आता था। सो वट एवर, अकबर का किडनैप हो जाता है, अकबर को ले जाता है भैया। अब हुमायूं अटैक करता है किले के ऊपर, अकबर को बाहर टांग दिया जाता है। तोपें चल रही हैं, इमेजिन करना, और अकबर भैया टंगे हुए हैं किले पर। खैर जीत जाते हैं। अल्टीमेटली कामरान अस्करी और हिंदाल तीनों ख़त्म हो जाते हैं और हुमायूं 1555 में वापस दिल्ली और आगरा पे कैप्चर कर लेता है। इस टाइम पीरियड पर शेरशाह सूरी मर चुका है। नाउ शेरशाह सूरी का ये जो टाइम पीरियड है, जब वो उसको हरा देता है, छोटा सा टाइम पीरियड है 19-20 साल का। इस टाइम पीरियड के अंदर जो डायनास्टी थी उसमें 5 साल का रफली अराउंड काम है शेरशाह का। शेरशाह इन छोटे से टाइम पीरियड के अंदर लगातार कैप्चर करता है राजस्थान वाला बेल्ट, पंजाब वाला बेल्ट, बिहार बंगाल, यूपी वाला बेल्ट, मालवा वाला बेल्ट कंप्लीट कैप्चर कर चुका है। दैट इज शेरशाह। कितने साल में? ये रोड्स बना देता है, फैक्ट्स हैं, रोड्स। ये सराय बनाता है, ये जमीन नपवा देता है, और जमीन नपवाने के लिए एक बंदे को अपॉइंट करता है जिसका नाम था टोडरमल। बाद में इसको अकबर हायर करेगा और अकबर इसको टाइटल देगा राजा का। सो राजा टोडरमल अकबर के बाद में फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे। शेरशाह सिल्वर का कॉइन चलाता है, चांदी का, जिसका नाम रहता है रुपया। तो एग्रीकल्चर, फाइनेंस, मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, जासूसी, यानी वास्तव में एडमिनिस्ट्रेशन को रीएस्टैब्लिश करने का काम करता है शेरशाह विद इन अ शॉर्ट स्पान ऑफ 5 years। इसके बाद इसके बच्चे एबल और कैपेबल नहीं रहते हैं, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और अल्टीमेटली ये होता है कि जब हुमायूं वापस अटैक करने वाला होता है तो ये लोग भागे हुए होते हैं, और इनका एक सेनापति था जिसका नाम था हेमू। हेमू को आर्मी दी जाती है, सेनापति हेमू चलते हैं और आगरा और दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। कब? जब हुमायूं की डेथ हो जाती है। 1555 हुमायूं की डेथ हो जाती है, और अराउंड 25-26 जनवरी के आसपास की बात है ये। और इसको अकबर उस टाइम पर पीछा कर रहा होता है किसी और का, और वो था पंजाब के अंदर। बैरम खान उसके साथ है। उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि हुमायूं के और भी बच्चे हैं और वो राजा बन सकते हैं।
सो बैरम खान छुपे छुपे के अंदर अकबर की ताजपोशी कर देता है, उसको क्राउन पहना देता है। 13 साल का लड़का, समथिंग लाइक दैट। तो 13 साल के लड़के को आप क्राउन पहना देते हो, अब वो फोर्सेस के अंदर नहीं जा रहा। तो अगला युद्ध होता है सम्राट हेमू के बीच में। हेमू अपने आप को इंडिपेंडेंट राजा घोषित करता है, ये 99% किताबों में नहीं देखा है। बहुत कम किताबों में ये लिखा है कि हेमू ने अपने आप को राजा बना लिया था और इंडिपेंडेंट हो गया था, उसने अपना टाइटल लिया था। सो सेनापति जरूर था, तो फॉर्मर सेनापति था, लेकिन जिस टाइम वो लड़ने गया है वो स्वयं घोषित राजा की तरह लड़ने गया था। 1556 के अंदर बैरम खान अकबर एक तरफ और हेमू और लोधी फोर्सेस एक तरफ थी। लड़ाई होती है 1556 के अंदर, इसको पानीपत 2 बोला जाता है या बैटल ऑफ काला आम भी बोला गया है लोकल लैंग्वेज में। वहां एक आम का पेड़ था और उस आम के पेड़ ने इतना खून झेल, आम नहीं बोलते, बी आता है उसमें, काला आम, बैटल ऑफ काला आम। तो दैट इज पानीपत 2। अब अकबर जब आ रहा है तो इसका एक भाई ऑलरेडी एक इलाके पे गवर्नर है, हुमायूं ने ऑलरेडी अपॉइंट कर दिया है। तो अकबर के साथ अब इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं और वो 13 साल का है। सो अकबर की कहानी कल, लेकिन अकबर के बारे में मेरे पास नोट्स नहीं है, यहाँ तक तो मैंने आपको दे दी है बैटल वाइज एंड सब कुछ। फिर यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ये प्री के लेवल के हिसाब से हैं, जनरली आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ ऑटोबायोग्राफी के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन है। तो तुजुकी बाबरी है टर्किश में, बाबरनामा पे पर्शियन ट्रांसलेशन है, कितने लोगों ने किया है? और फिर पर्शियन से इंग्लिश वाले ट्रांसलेशन है या टर्किश से इंग्लिश वाले ट्रांसलेशन है, किस किस ने किया है? बाबरनामा इंटरनेशनली अक्लेम्ड वर्क है, उसके अंदर जिस तरीके से लिखा गया है कहा जाता है कि बहुत अच्छा राइटर था बाबर। सो हुमायूं की भी बायोग्राफी है, नॉट ऑटोबायोग्राफी, जो उसकी बहन ने लिखी है। बाबर की डेथ के बाद बाबर का बरियल होता है काबुल में, तो काबुल के अंदर वहां पहली बिल्डिंग बनाई जाती है जो बगीचों के नाम पर है, एंड आई थिंक वो यूनेस्को हेरिटेज के अंदर है, यानी उसे आज चेक करना है ना, लास्ट टाइम करा था, उसको फिर से चेक कर लेना कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज यहीं से चालू करना। ये वो टाइम पीरियड है जब मुगल्स अपने गार्डन्स बनाते हैं। सबसे पहले गार्डन आगरा के अंदर मुगल्स का है, जो बाबर का है, बाबर का वो गार्डन अब नहीं मिलता, इट्स नॉट देयर। बाबर का इन्फ्लुएंस गार्डन से शुरू होगा और इस गार्डन के ऊपर चाहे शाहजहां हो, चाहे जहांगीर हो, चाहे अकबर हो, सबने काम किया है। तो एक गार्डन्स बनाने का कंसेप्ट इनका आएगा, उसके बाद फिर इवोल्यूशन धीरे धीरे होता जाएगा। सो नेक्स्ट कहानी फिर हम कल कहेंगे, ईश्वर ने चाहा तो। एनी क्वेश्चन? सो गुड। बैटल्स याद रखना, कंसेप्ट्स याद रखना, नाम आते हैं यहाँ पर, डेट्स भी पूछी जा सकती हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो क्यों सक्सेस हुई इनकी एंड क्या हुआ। सो टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय बाय।